और फॉस्फोलिपिड के अरेंजमेंट्स पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन्स है ना, वो कैसा है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, समझ में आ गया था, फैटी एसिड्स और क्या कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है। इसके अलावा कुछ अदर्स है ना, इसके अलावा कुछ अदर्स भी फैट्स थे जिसके बारे में हमने बात भी किया था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिर कोलेस्ट्रॉल की बात किया था, फिर हमने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन्स है उसकी अपनी क्या एक फ्लूइडिटी होती है और वो फ्लूइडिटी मेंटेन हो रहा है उसके अंदर प्रेजेंस किसके, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी की वजह से, उस फ्लूइडिटी की वजह से। उस फ्लूइडिटी के फैक्टर्स में बताया था कि पहला फ्लूइडिटी लॉस या फ्लूइडिटी गेन होने का जो फैक्टर था टेम्परेचर्स था, कि अगर हम बताए थे टेम्परेचर के बारे में, हाँ, कि अगर टेम्परेचर्स को बढ़ा देंगे तो फ्लूइडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर्स बढ़ेगा। फैटी एसिड क्या, लिपिड्स है। अब तुम अपने घर पे देखो कोई लिपिड्स है जैसे घी है, डालडा है, सब जैसे लिपिड्स, उसको हाई टेम्परेचर पे डालते वो किधर की तरफ शिफ्ट होता है, फ्लूइड बनने की तरफ चलने लगता है। और उसको लो टेम्परेचर पे रखते हो तो किधर शिफ्ट करता है, वो हार्ड एंड होना स्टार्ट करने लगता है। घी डालडा अगर ठंडी के दिनों में क्या होता है कि वो सॉलिड बनने लगता है, तो लो टेम्परेचर पे वो क्या होता है, सॉलिड बनने लगती है, यानी कि उसकी फ्लूइडिटी कम गई। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में भी सेम है, जैसे ही देखते कि यदि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ाना हो या बढ़ता है सिंपल, तो बॉडी के टेम्परेचर्स पे, बॉडी के, इसलिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई जनरलाइज फीवर्स होते हैं सिंपल, तो फीवर में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो इसलिए बॉडी के उस बॉडी में उससे चीज़ों का डिमांड्स बढ़ जाता है। क्यों, चीज़ें मेम्ब्रेन से होकर के ज़्यादा जाने लगेगी, मेम्ब्रेन से होकर क्या होने लगेगी, ज़्यादा जाने लगेगी, तो बॉडी के अंदर में डिमांड्स बढ़ जाते हैं, गिट लॉक कर दो, ठीक है। तो वैसा ही हम लोग एक ही करके देखेंगे यहाँ पर, आज वाला फाइल नो जस्ट सेम एज स्ट्रक्चर्स जो ऑलरेडी मैंने पहले भी तुम्हें बना रहे थे, अब बस तुम्हें वो सेम एज स्ट्रक्चर जो चाहिए सेल मेम्ब्रेन का डबल स्ट्रक्चर से, ठीक है। या अब सेम एज यही स्ट्रक्चर्स है ना, कि तुम्हें देखा था कि ये सब एक ही है। तो मैंने बताया था कि इनिशियली हम लोग बात करते हैं मेनली प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ, लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लिपिड के बारे में चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ लिपिड्स जो है वो कैसा है भाई, तो बाइलेयर स्ट्रक्चर्स है और हेड एंड टेल स्ट्रक्चर्स है। और मैं बताया था प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन इसके साथ क्या एसोसिएटेड है। अब उसके अंदर में मैं बात भी कर लिया कि जो फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड किस टाइप का है, बाहर की तरफ से कौन है, अंदर की तरफ से कौन है, मैं बताया भी था। इस दो लेयर में यहाँ जैसे हटाते जा रहे हैं मिला करके सेल मेम्ब्रेन एक बनता है, और बाहर की तरफ जो फॉस्फोलिपिड्स है और जो अंदर की तरफ है, दोनों में क्या है, चेंजेस है, दोनों में क्या है, चेंजेस है, दोनों अलग अलग तरह के फॉस्फोलिपिड्स है, मैंने बताया भी था कौन अलग अलग। अब एक बात और होता है कि फिर हम लोग पढ़ते हैं, अगर फैटी एसिड पढ़ते हैं तो टाइप ऑफ फैटी एसिड पढ़ते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं फैटी एसिड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं या आगे पढ़ने को मिलेगा, फैटी एसिड्स दो तरह का होता है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड रेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो ये भी फ्लूइडिटी पे इफेक्ट डालेगा। सैचुरेटेड एक सिंपल डेफिनेशन आता है कि सैचुरेटेड उसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका जैसे कि एक रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड बना रहे, मतलब एक रूम टेम्परेचर जो आपको 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उस रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड रहे। अनसैचुरेटेड वो जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड्स के फॉर्म में रहे, जैसे ऑयल है, तो ऑयल को तुम अगर रूम में रखते हो तो जमता तो नहीं है, सरसों का ऑयल, इनॉल जो भी है, लेकिन वही कोकोनट ऑयल अगर चलो रूम टेम्परेचर है वो भी नहीं जलता, लेकिन थोड़ा सा नीचे आते तो वो थिक, उसके अंदर में क्या होने लगता है, वो सॉलिड की तरफ जाने लगता है। रूम टेम्परेचर पे घी को रख दो, कैसा होने लगता है, सॉलिड की तरफ जाने लगता है। अब हम लोग बात करें कि जैसे कि तुम अगर बात करते हो कि सैचुरेटेड में स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी आते,
डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सारे, जैसे चॉकलेट्स है, इडॉल, जो भी अलग अलग चीज़ है, या फिर क्या कहते हैं कि पेस्ट्रीज है, ये पेस्ट्री है, केक है, ये सब सैचुरेटेड फूड्स में आती है सर। अब ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे, अगर हाँ बहुत ज़्यादा रूम से टेम्परेचर होगा तो दिक्कत करती है। तो अब यहाँ पर फैटी एसिड, हमने सेल मेम्ब्रेन में अभी तक क्या पढ़ा था कि फैटी एसिड है, लेकिन कौन सा वाला फैटी एसिड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड से, इसका क्लासिफिकेशन हमने नहीं किया था। अब इस दोनों में बताऊं, अगर फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर में बनाया था तो बोला था ये हेड है, दूसरा क्या है, टेल है। अब देखो इधर भी क्या है, फैटी एसिड में हम लोग पढ़े हैं भाई हेड होगा और टेल होगा, लेकिन ये जो टेल है, यही टेल तो फैटी एसिड, ऊपर वाला तो क्या था, फॉस्फेट था। ऊपर वाला क्या है, ये हेड जो है वो क्या है, फॉस्फेट है, जो टेल है वही क्या है, फैटी एसिड्स है। तो यहां समझने की ये बात है कि ये जो फैटी एसिड्स के चैन्स है, तो हम ये देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो भी है उसके जो चैन है वो स्ट्रेट होता है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसके जो एक चैन होते, एक चैन बेसिकली वो जो चैन होता है वो टिल्टेड होता है, इस तरह से, वो स्ट्रेट सीधा नहीं होता। ये फैटी एसिड्स के जो चैन है वो थोड़ा सा समझ लो अपने से, एक तरह का क्या होता है, टिल्टेड होता है, मूव किया हुआ था, घुमा हुआ रहता, कुछ भी कह सकते हो, स्ट्रेट नहीं होता, सिंपल। अब इस चीज को समझने की जरूरत यह है कि जैसे मैं आपको तुम्हें बताया कि ये जो सेल्स है ना, यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो चैन है अगर ये स्ट्रेट, अभी तो जो भी यहाँ स्ट्रेट दिख रहा है ये स्ट्रेट होगा तो कैसा रहेगा, किसका समझे, सैचुरेटेड है। अब एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों होता है, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। अब तुमसे एक सवाल है कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में बढ़ जाए, क्या हो जाए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर बॉडी में बढ़ जाए, यानी बॉडी में हम खाएंगे ज़्यादा तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में बढ़ेगा अल्टीमेटली। तो हम एक मान लेते हैं सीधा कि तुमसे अगर कहे कि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है सेल मेम्ब्रेन में बढ़ जाए तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, या कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्या आएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेल के थ्रू चीजों का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्या बोलता है। चलो, और अनसैचुरेटेड अगर आ जाए तो, इधर मान लो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर बढ़ जाए तो, देखो अगर हम दो पैर पे खड़े तो ज्यादा स्टेबल है, कोई मुझे धक्का मारेगा तो पॉसिबल नहीं कि मुझे धक्का लगा के हटा, मतलब बहुत तेज लगाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। अगर हम एक पैर पे खड़े हो तो हम अभी ऐसे खड़े हैं, लेकिन एक 10 से 15 मिनट हिलना डुलना शुरू कर लेंगे, मोबिलिटी मेरे अंदर ज्यादा आएगा। लेकिन दो पैर पे अगर हम खड़े हैं तो घंटों खड़े हो सकते हैं, 2 घंटा खड़े हो सकते हैं, पूरा दिन भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक पैर पे थोड़ी देर के बाद हमारे अंदर क्या आएगा, मूवमेंट आएगा, दैट इज अ मोबिलिटी, मूव करना स्टार्ट करने लगे। तो जरूरत एक जगह पर खड़े हो सकता है, पैर थोड़ा दाएं बाएं आए होने लगे, है ना। तो सेम है, जब हम लोग देखते हैं कि दो फैटी एसिड को वही कॉन्सेप्ट पे समझो कि अगर फैटी एसिड स्ट्रेट होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, फैटी एसिड अगर टिल्टेड होगा तो ये स्टेबिलिटी। अब मोबिलिटी किस में ज्यादा होगा, अनसैचुरेटेड बेस में। अब तुम मान लो कि आज के टाइम पे लोग ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज भी करते, जैसे बोला ट्रेंडिंग चला हुआ ना, केक का, पेस्ट्रीज का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, अलग अलग चॉकलेट डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, तो अगर आप वैसे चीज खा रहे हो तो आपके बॉडीज के अंदर में अगर बढ़ रहा है तो सेम है सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, तो सेल मेम्ब्रेन में बढ़ेगा अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादातर, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा बढ़ेगा तो अब ये इसके अंदर मोबिलिटी कम आ जाएगी, और मोबिलिटी कम आ जाएगी तो क्या होगा, तो चीजों का ट्रांसपोर्ट सेल के थ्रू आना जाना में दिक्कतें थोड़ी आएगी, क्योंकि सेल के अंदर जो डिसॉल्व होकर के जा सकती, ध्यान से समझना, जो चीजें डिसॉल्व होकर के जा सकती वो तो मैंने बोला कि पानी के एक पत्थर गिरा आसानी से गया, साइड हटा फिर आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी है सेल के अंदर फ्लूइडिटी होने की वजह से। तो ये आसानी के साथ चीजों का क्या होता है कि जब, तो अब तुम ये अगर तुमसे क्या, अगर बॉडी में सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर बढ़ जाए तो, सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर बढ़ जा रहा तो क्या होगा, मोबिलिटी
ट्रांसपोर्टेशन सेल के थ्रू बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन्स के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड एसिड का बढ़ना हार्म नहीं है, लेकिन सैचुरेटेड का बढ़ना हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग वैसे जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं ऑयल, जो कहते हैं ना मार्केट की चीज़ों को, जंक फूड एंड फास्ट फूड, क्या अंतर है? दोनों एक चीज़ें अलग अलग है, क्या अंतर है वो बताओगे? फास्ट फूड है जंक फूड्स में तला हुआ जाता है, और फास्ट फूड वो ठीक है, जंक फूड्स को नॉर्मल तेल। देखो फास्ट फूड वो फूड्स है जो बहुत इमीडिएट प्रिपेयर किया जाए, बहुत जल्दी बन सकता हो, और जंक फूड जितने तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट है जिसको ऑन पैकेट स्टोर, उस वजह से फास्ट फूड फिर भी बनाना पड़ता है, जंक फूड को नहीं। जैसे चॉकलेट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने हैं, दिस ऑल आर जंक फूड्स, दिस ऑल आर, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं, बट इज अ जंक, इसको जंक फूड्स बोलते हैं। तो फास्ट फूड एंड जंक फूड में भी क्या फैट है? अब फास्ट फूड में क्यों है? अब बालो मार्केट में कोई ऑयल यूज कर रहा है। अब एक चीज बताते, अगर कोई कहते हैं ना कि बाहर की चीजों क्यों नहीं, समोसे क्यों नहीं खाना चाहिए, भाई वही तो चीजें घर में बना सकते, खा लो, बाहर का नहीं खाओ। चीजें ऑयल के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आती कि जब आप एक ऑयल यूज करते हो, आपके घर के लिए भी ये अप्लाई होगा, ना कि होटल्स के लिए, तो वहां की चीजें खराब क्यों हो जाती? कि तुम एक चीज देखे होगे, अगर समोसा ही वो फ्राई करते, तो सपोज आज जो समोसा बना रहे, बनाते बनाते कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, थोड़ा का अच्छा खासा बच जाता है, वो रख देते हैं, फिर कल उससे शुरू करते हैं। या तुम बर्गर बनाने वाले को देखोगे, या फिर चाउमीन जो भी बना रहा है, वो ऑयल डाला, फिर उसी तवा पे फिर से ऑयल डाला, पूरा तो धोता है नहीं। तो जब कहा गया कि ऑयल बार बार हीट्स होता है ना, तो वो उसके अंदर सैचुरेशन बढ़ जाता है, और वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ आने लगता है। क्या आने लगता है? तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ आने लगता है। किसी भी ऑयल को अगर तुम बार बार हीट्स करते हो, अगेन एंड अगेन, है ना, तो हम घर पे क्या होता है कि मोस्टली एक बार यूज किया, बहुत ज्यादा थोड़ा बच गया, दूसरी बार में खत्म। लेकिन अगर बाहर की चीजों में जाते, कितनी बार उसको मिक्स किया, मान लो आज आधा बच गया, फिर कल उसमें 1 लीटर और मिला दिया, पूरा खराब हो गया, फिर आज भी आधा बचा, तो परसों वाला भी इसमें थोड़ा थोड़ा तो होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर सैचुरेशन बढ़ता चला जाता है, और ज्यादा सैचुरेशन होते हैं तो वो बॉडी में जब जाता है, फास्ट फूड्स वगैरह, तो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। और फ्री रेडिकल एक ऐसा चीज है, सिंपल अभी याद रखो, जो हमारा ही बॉडी सेल को तोड़ना शुरू करता है, एज घटना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ना फास्ट फूड खाने से एज घटते, दैट्स द रियलिटी, मेडिकल साइंस से प्रूव्ड इज दैट, इसको मेडिकल साइंस से प्रूव कर रखी है ना। तो फास्ट फूड से अगर कोई पूछे क्यों, तो एक लाइन अभी याद रख सकते हो, आगे समझ में आएगा कि अधिक खाने से क्या बनते, फ्री रेडिकल्स बनते, और फ्री रेडिकल्स क्या करता है, हमारे ही बॉडी सेल को तोड़ता है। तो जब जाहिर सी बात है हमारे ही बॉडी सेल को लेस कर रहा, कम कर रहा, तो हमारा एज क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये चीज समझ गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। अब एक चीज और मैं बता रहा था कि ऐसे अगर जनरल अगर हम लोग बात करते हैं ना सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एक चीज ध्यान देखो, फ्लूइडिटी का क्या बेनिफिट होता है। एक चीज आगे मैं पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन के प्रोसेस के, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में, कि एक प्रॉपर्टी ये होती है कि दे आर हेट्रोफेगोसाइट्स। जैसे मैं बोलता भी हूं ना कि अगर कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, तो आपके जो कुछ बॉडी के सेल उसको क्या करते, इनगल्फ कर जाते। तो वैसा ही होता है, जैसे ये मान लो सेल है, ये बॉडी के सेल है। अब क्या हुआ कि मान लो यहां पर इसके सामने कोई बैक्टीरिया आ गया, अब ये अपने अंदर इनगल्फ करता है। तो कैसे करता, तो पहले ये अपनी प्रोसेसेस को बाहर निकालता है। जैसे यहां पर चीजें, ये इसके सेल के पास जाएगा, अब ये से मान लो इस चीज को थोड़ा सा इनसाइड कराएगा, दैट इज अ इनवेजिनेशन। इससे पहले क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ा था। तो इसके मेम्ब्रेन थोड़ा सा क्या होते, इनवेजिनेट्स किया, इनवेजिनेट्स करने के बाद अब ये जो चीजें थी यहां पर आकर के इसको ऐसे होल्ड कर, अब इसके अंदर आ गया, और धीरे 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 मेम्ब्रेन्स जो है वो इधर का आपस में टच होता चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टच। और ये टच होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, जैसे कोई चीज को हम होल्ड करते हैं, तो होता है ना कि इस तरह से पकड़ने के, और पूरा चारों तरफ से इस तरह से पकड़ लिया हमने, इन हैंड से हमारा भी हमारे पास में। इसी तरह से मेम्ब्रेन क्या हुआ, इनवेजिनेट्स हुआ, उसके अंदर में आई चीजें अंदर में चली गई और ऐसे होल्ड हो गया। तो मेम्ब्रेन तो कंटिन्यू में रह गया ना, मेम्ब्रेन क्या हो गया, कंटिन्यू में रह गया। अब सेम एज नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग बात करते हैं समझने के लिए, तो ऐसा हो जाएगा
और ये एक वेसिकल्स के अंदर, मेम्ब्रेन्स के पार्ट से इसके अंदर में आ जाएंगे। इस वायरस बैक्टीरिया जो भी ये रेड कलर का ये अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये सिंपल कहने का मतलब ये यहाँ से इंटर सेल मेम्ब्रेन से ही किया है और कुछ सेल मेम्ब्रेन के सेगमेंट इसको अंदर में एक वेसिकल के फॉर्म में इसको पैक कर दिया है और सेल के अंदर ले आया। तो उसके बाद फिर जहां से अंदर गया है, मान लो इसी रीजन से गया होगा यहाँ से, फिर यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन को देखना अगर चाहते हैं तो दिस इज ए नॉर्मल। तो ये सारा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द सेल की फ्लूइडिटी की वजह से कि आसानी से चीजें क्या हो गया, अंदर चला गया वेसिकल के फॉर्म। तो फ्लूइडिटी है ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पूरे प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते, क्या बोलते? फेगोसाइटोसिस बोलते। फेगोसाइटोसिस इन सिंपल निगलना, है ना, निगलना किसी चीज को, इनगल्फ करना, इनगल्फमेंट ऑफ एनी फॉरेन बॉडी बाय द सेल इज नॉन एज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर होगा। ठीक, तो इसी तरह हम लोग देखते हैं अगर तीसरा अगर हम लोग बात करें जस्ट आगे कि जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन में बात किया था कि भैया इसके बीचों बीच क्या होगा, मान लो ये आपका एक बाइलेयर स्ट्रक्चर्स। अब बाइलेयर स्ट्रक्चर्स में ये चीज मैं बताया भी था, बस फाइनलाइज कर रहा हूं। इसके बाद इसके बीचों बीच हमने पढ़ा था क्या था, एक लेयर हो गया, नीचे से क्या था, दूसरा लेयर देखिएगा। इसके नीचे क्या, दूसरा लेयर। इन सारे लेयरों के बीच बीच में कौन से फैट, कोलेस्ट्रॉल था, क्या था, इसके बीचों बीच में दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल, है ना। ठीक है, अब तुमसे एक सवाल है, या मैं शायद बताया भी इसको, कोलेस्ट्रॉल भी इस सेल के अंदर में। अब हम लोग सुनते भी है ना कि किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया तो ब्लड में हम लोग चेक करते। यदि मान लो कोई बहुत ज्यादा फैट खा रहा है तो बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो मान लो सेल मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो उससे ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट आएगा। बोलो कोई बात नहीं, गलत तो सही होगा, हाँ कोई ना, कोई हाँ भी बोलेगा, कोई ना। कितने लोग बोले इस पे इफेक्ट आ सकता है, कितने लोग इस पे विश्वास रखते हो? आने वाले में हाथ उठाना। ठीक, आने वाले में हाथ उठाना जरा। जो लोग को यकीन है कि आ सकता है, चलो ठीक, तो मतलब क्या ट्रांसपोर्टेशन बढ़ सकता है, यही ना, चलो। और किन लोगों को यकीन है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ेगा? इसमें कितने लोग कि अगर कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन में ज्यादा हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ेगा? कितने लोग? एक। अच्छा, कितने लोगों को घट जाएगा? इसमें एक भी नहीं। देखो मैं बताया था, अगर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल इतना है, अब मान लो मैं बोला बढ़ जाएगा, तो बढ़ने वाले को मैं दूसरा कलर डिनोट्स कर देता हूँ, व्हाइट। यहाँ था एक और, एक और आ गया, एक और आ गया कोलेस्ट्रॉल, मान लो बढ़ गया, व्हाइट वाला जो ये बढ़ा हुआ है। जब एक बीचों बीच जो स्पेस था इसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इससे फ्लूइडिटी बढ़ेगी नहीं, फ्लूइडिटी घटेगी। क्योंकि पहले ये क्या था, कम था तो ये फ्री था। मैं बताया था मैं अकेला हूं तो पूरा का पूरा क्या है, फ्री है। लेकिन मेरे बीच बीच में यहाँ पर इसको रख देते, वहां पर उसको रख देते, इधर एक कुर्सी रख देंगे, हम आते पहले कुर्सी साइड करते, क्यों? कि मुझे चलने में क्या हो, फ्रीडमिटी हो, तो मैं मेरी मोबिलिटी अच्छी हो पाए। तो अगर हम अच्छे से ऐसे ऐसे अगर घूम रहे हैं तो कभी भी कोई चाहे तो मेरे इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, आसानी से क्रॉस कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगर ये सारा चीज अगर बढ़ जाए, एकदम ऑब्जेक्ट्स बढ़ दे, हम ऐसे खड़े हो जाए, यहाँ पर ऐसे खड़े खड़े पड़ा है, यहाँ से कुर्सी लगा दे, कोई आदमी आसपास क्रॉस कर सकता है? इसको नहीं करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी घट जाती, सीधा लिख सकते, इंक्रीजेस द cholesterol in cell membrane, decreases the fluidity of cell membrane and vice versa। समझते हो ना? जस्ट उल्टा, अगर घटेगा तो फ्लूइडिटी मतलब नॉर्मल से अगर घटना है सब फ्री होना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर से सारा चीज अभी रिपीट होगा।
जब मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा वहाँ सिर्फ याद दिलाऊंगा, अच्छा ये बताया था, मैं तुम्हें ये बताया था, ये बताया था, है ना। तो ये चीजें आ गई कि तुमको सारा की सारी चीजें किस बेसिस पे हम लोग बात कर लेके कि सिर्फ अभी हम लोग ने मेम्ब्रेन्स के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की बात की है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर क्लियर रहना है कि मैं बताया था आप लोगों को कि सेल मेम्ब्रेन जो बने हुए लिपिड, प्रोटीन और फैट्स, तो लिपिड वाला कहानी खत्म हो गया। प्रोटीन के बारे में बात किया था कि जो उसके बाद क्या है, प्रोटीन की बात करते, सेल मेम्ब्रेन में क्या, प्रोटीन की बात करते। प्रोटीन में बताया था कि प्रोटीन दो तरह का प्रोटीन इससे मिलेगा। एक ऐसा प्रोटीन जो पूरे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रखा है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्या है, जैसे यहाँ देखो एक प्रोटीन है जो पूरे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किए हुआ है, दिस इज अ प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जैसे कि यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, मान लो हम बना देते कि वो अटैच्ड होगा, हो सकता है सिर्फ बाहर वाले लेयर से, या हो सकता है तो सिर्फ अंदर, मगर या तो ऐसे होंगे प्रोटीन जो पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस करेगा, मतलब इधर से उधर जाएगा, और या फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है या तो बाहर वाले से अटैच हो, जैसे ये सब दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसा लग रहा है ये सिर्फ क्या बाहर बाहर अटैच है, इसका कुछ स्ट्रक्चर अंदर तक आया, इस पार्ट तक आया, सेल के आर पार तो नहीं किया। ये एक मेम्ब्रेन है, सेल के आर पार की हम लोग बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे भी चीजें प्रोटीन तुमको दिख रहा है, ये जो प्रोटीन है उधर के साइड जाता हुआ दिख रहा है, वॉल में कहीं नहीं दिख रहा है, वो अंदर की तरफ से ये अटैच है। यहाँ पे भी जो प्रोटीन है, अगर तुम मान लो साइड से दिख सकता तो यहाँ पे स्लाइस है, तो ये भी जो ग्लूज तुमको दिख रहा है वो भी क्या है, बाहर की तरफ ये अटैच्ड है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं एसोसिएट प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन है। एक ऐसे अभी सिर्फ बता रहा हूं कि जो एक ऐसा है जो पूरे सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, क्रॉस करता है, और एक ऐसा जो या तो आउटर वाले लीफलेट से ऐड होगा या फिर इनर वाले लीड से, जो सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करेगा। क्या करेगा, जो प्रोटीन, जैसे ये प्रोटीन पूरी तरह से क्रॉस कर रहा है, ये प्रोटीन पूरी तरह से क्रॉस कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल्स प्रोटीन, या फिर हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ इंटीग्रल्स प्रोटीन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो हम लोग आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन के बेसिस पे जो है, प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन में अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन एसोसिएटेड प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन, नहीं सीधा प्रोटीन ही लिखो तो ज्यादा अच्छा, प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। कितने तरह के प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में, दो तरह के प्रोटीन है। पहला भी मैं बताया, इसको या तो इंट्रिंसिक बोलते, इंट्रिंसिक, या फिर इसी को हम लोग इंटीग्रल, हाँ ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर इसी को एक और नाम से हम लोग बोलते, क्या बोलते, इंटीग्रल। दूसरा जो प्रोटीन है उसको हम लोग क्या बोलते, दूसरा जो प्रोटीन है या तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सटेंजिंग के साथ साथ क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। अब याद रखने के लिए हमें तुम्हें यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा देता हूँ कि इंटीग्रल या इंट्रिंसिक है ना, या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन आर दोज प्रोटीन विच आर क्रॉस द थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। वैसा प्रोटीन जो क्रॉस करता हो पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन से, दोज प्रोटीन है ना, दोज प्रोटीन which are cross the cell membrane, cross the throughout the cell membrane. Throughout the cell membrane. But ये जो प्रोटीन होगा ये क्या होगा, those protein are, it is attached at the outer side of the cell, either inner side of the cell. The initiating protein which
attach with the outer side of CM, either inner साइड ऑफ CM मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज एकदम क्लियर रखना हमेशा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक सेल में बना रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज का याद रखना कि मैं सिर्फ इमेज बना रहा हूँ। अब अगर ऐसे मैं सेल को अगर ड्रॉ करता हूँ ना, तो तुम्हारे ब्रेन में एक चीज हमेशा आ जाना चाहिए, ये जो मैं सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूँ ये कोई एक लेयर नहीं है, वो बाय लेयर्ड है ना। अब मैं ऐसे अगर बना रहा हूँ तो बाय लेयर करने के लिए हम बार बार वो बाय लेयर वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाते, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ऐसे अगर बना रहा हूँ तो समझ लो इसका थिकनेस जो है वो बाय लेयर का, ये जो थिकनेस है ना, इसी में अपने को इधर से ये हेड हो गया, टेल, फिर हेड, सॉरी फिर टेल और फिर हेड, ऐसा ही पूरा क्या होगा, अरेंज्ड होगा पूरे के अंदर में, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर में। अब मैंने बात यह कि भाई वो प्रोटीन जो है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बॉडी से किसके थ्रू जाएगा, प्रोटीन्स के थ्रू जाएगा। अब जैसे मैं आगे बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन ये होगा, मैं बताया था सेल मेम्ब्रेन क्या करता है भाई, बाहर के अंदर को इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है। क्या करती है, अंदर और बाहर के माहौल को सेपरेट करती है। अब मैं बताऊंगा कि पोटेशियम जो वो सेल के अंदर ज्यादा होता है, सोडियम सेल के बाहर, आयंस की मैं भी बात कर रहा हूँ, वैसे ही कैल्शियम सीधा आउटसाइड से, तो अलग अलग आयंस है। अब ये आयन भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, आयन दे आर नॉट डिसॉल्व इन द पोलर चार्ज है, तो ये डिसॉल्व किस में नहीं करेगा, फैट में नहीं करेगा, फैट में डिसॉल्व नहीं करेगा। फैट में जब ये डिसॉल्व नहीं करेगा तो ध्यान रखोगे, तो ये आएगा जाएगा कहां से, तो इसी प्रोटीन के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, प्रोटीन्स के थ्रू ही आएगा जाएगा। उसके अलावा मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज है, या वो हार्बो मॉलिक्यूल जो वाटर इनसॉल्युबल था, यहां पर फैट्स में जो वाटर इनसॉल्युबल था, वो हार्बो मॉलिक्यूल कहां से अब जाएगा, प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर से जाएगा, मैं बताऊंगा। अब ये नाम सिर्फ हमने रख दिया कि भाई ये जो पूरा का पूरा क्रॉस कर रहा है वो इंटीग्रल प्रोटीन है, और जो सिर्फ अंदर या बाहर अटैच कर रहा है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है या फिर पेरिफेरल प्रोटीन है। अब इंटीग्रल प्रोटीन में भी अलग अलग, जैसे यहाँ पे कहते हैं इंसान, इंसान तो सब, सबके नाम क्या क्या, सबके थोड़ी बहुत बिहेव्स क्या होंगे, अलग अलग, एक जैसा नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो इंटीग्रल्स प्रोटीन है, स्पेशली इंटीग्रल्स प्रोटीन अलग अलग है। एक इंटीग्रल्स प्रोटीन देखते हैं कि सबसे पहले इसको नाम देते हैं चैनल, ये इस तरह का मान ली, दिस इज अ क्रॉस। चैनल्स क्या है भाई, तो मान लो एक तरह का, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कैसे बनता है, जैसे एक फोन चलो कि मान लो ऐसे क्या है कि ये, अच्छा ये क्या प्रोटीन है, और तुम सबने पढ़ा होगा बेसिक से, शुरू से याद होगा कि जो प्रोटीन बनते हैं उसके जो क्या कहते हैं कि यूनिट्स है, वो क्या है, बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड, वेरी गुड, क्या है, दिस चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये जो प्रोटीन है ये भी क्या होगा, अमाइनो एसिड्स होगा। तो अमाइनो एसिड की मान लो एक ऐसा चैन होगा, एक ऐसा चैन होगा, फिर इधर से हम मिला दिए, ये मेरा हाथ ही मान लो ऐसा चैन हो गया, फिर इधर से बनेगा, तो ये बीचों बीच क्या बन जाएगा, टनल। ऐसे हम क्लोज कर दे, बीचों बीच क्या बन गया, टनल। मेरा हाथ एक अमाइनो एसिड्स है, ये अलग अमाइनो एसिड्स है, ये अलग अमाइनो, और ये सब मिला दिया, अलग अलग जगह पर है, ये सबको अगर हमने मिला दिया तो क्या बन गया, एक इसी टनल को मान लो सेल मेम्ब्रेन में जाकर के हमने लगा दिया, क्या कर दिया, सेल मेम्ब्रेन में। अब चीजें क्या होगा, इस टनल के थ्रू ऊपर से नीचे जाएगा, बगल में इसके फैट्स होगा, उससे कोई मतलब, पानी वाला देखते हो रोड पे कहीं जाम लगा, नीचे से टनल लगा देता है छोटे छोटे रोड्स वगैरह पे, है ना, ताकि इधर का पानी इधर उस टनल से होकर के क्या जाए, छोटा सा टनल होता है चला जाए, बांध जो भी बना हुआ रहता वो टूटे नहीं फूटे नहीं, है ना, आसानी से चला जाए। तो सेम लाइक 10 टाइप ऑफ प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं चैनल्स, क्या यहाँ पे बोलेंगे, चैनल्स बोलेंगे। अब चैनल्स के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। तो पहला एक टाइप होगा जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये चैनल्स है, क्या है, चैनल्स है, जिसमें क्या होगा, सब्सटेंस दिस इजली टू ट्रांसपोर्ट आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। अलग चैनल में पढ़ाऊंगा, है ना, है ना, चैनल्स में पढ़ाऊंगा आगे चल के, कि जैसे कोई चैनल, एक ही चैनल है जो एंट्री भी देती है और एग्जिट भी देती है, तो वो उसको हम लोग बेसिकली
एक अलग टाइप में पढ़ेंगे। फिर एक चैनल हो सकता है वहाँ सिर्फ आए निकले नहीं, या फिर हो सकता है वहाँ एक ऐसा चैनल जहाँ से वो सिर्फ निकले आए नहीं। तो एक होता है कि यूनिट इम्पोर्टर एंटी पोर्टर से मैं आगे मैं पढ़ाऊंगा। जैसे हम लोग भी जाते हैं ना कहीं कहीं, तो कहीं कहीं बड़े बड़े अगर मॉल या कहीं जाओ तो छोटे दुकान कहीं भी जाओ, एक जगह ऐसा जाओ जहाँ निकलने के गेट अलग होते हैं, दूसरे गेट अलग होते हैं, कहीं कॉमन ही होता है ना। तो वैसे ही सेम ऐसे हम लोग बात करेंगे चैनल में फिर टाइप्स है। तो मैं जब स्पेशली ट्रांसपोर्ट्स पे आऊँगा ना, वहाँ पर टाइप्स ऑफ चैनल पढ़ाऊंगा, है ना। तो वहाँ पर सिम्पोर्टर एंटी पोर्टर्स ये सब अलग अलग टाइप देखने को मिलेगा। अभी याद रखना चैनल का मतलब क्या है कि वो चीज़ें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट्स जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोटीन है, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन। एक और प्रोटीन हम लोग कैरियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैरियर। कैरियर। अब कैरियर में क्या है कि सपोज मान लो कि इस टाइप का प्रोटीन होता है, ये एक प्रोटीन है, और ये फॉर्क है, समझो क्या है फॉर्क। ये पूरे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। अब ये फॉर्क क्या है कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि बाहर कोई प्रोडक्ट है उसको अंदर लाना, तो कैरियर प्रोटीन कैसे लाएगा? कैरियर प्रोटीन अपनी जगह पे रहेगा, और मान लो ये बाहर कोई प्रोडक्ट है, इसके साथ ये बाइंड किया, इसके साथ ये क्या किया? बाइंड किया। अब इसको सेल के अंदर लाना है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप कैरियर का क्या होगा कि जैसे मॉलिक्यूल्स इसके साथ जो बंधा होगा वो उसको क्या कराएगी, उस कैरियर प्रोटीन जो होगी वो इसको कुछ इस तरह करेगा। एक मिनट, कैरियर क्या कराया? इसको ट्रांसपोर्ट यहां ला दिया। मतलब क्या किया? ये खुद अंदर से नहीं आना, इसके अंदर टनल नहीं बने हुए, इसके अंदर क्या है, ये समझो एक फॉर्क है, पकड़ने वाला है ना? जैसे कोई मॉलिक्यूल ये ओपन है, अब जैसे कोई मॉलिक्यूल्स आएगा, मान लो है ना, मॉलिक्यूल्स आया, ये मान लो ऐसे है। अब इधर से कोई मॉलिक्यूल्स आया, पकड़ा, अपनी जगह पर है, ये उठा करके क्या करेगा, नीचे छोड़ दिया, सेल्स के अंदर में ला दिया, फिर वो अपने पोजीशन पे चला जाएगा। दैट इज अ कैरी। कैरी मतलब क्या होता है? ढोना। तो ढोने का काम कर रहा है ना, दैट इज अ कैरियर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है? ये भी ट्रांसपोर्ट, समटाइम अंदर से भी चीजों को बाहर ले जाएगा, चैनल के अंदर से डाउन में, या फिर ऐसे वो लाइन ऑन। तो चैनल्स के तो अंदर से जा रहा है, चैनल्स में मतलब वो टनल बन गया ना, तो टनल्स के अंदर से चला जाएगा। कैरियर में टनल नहीं है, कैरियर में क्या नहीं है, इसमें टनल नहीं है। बट ये क्या करता है कि अपने उसे फोल्डिंग को सेल मेम्ब्रेन में अंदर ले जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर आपके सेल के बाहर में पकड़ा, और कहाँ ला के छोड़ देगा? सेल के अंदर में छोड़ देगा। तो ये सेल के अंदर में ला करके छोड़ देगा, तो हाँ, अंदर से बाहर भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक क्रॉस दोनों तो, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? कैरियर प्रोटीन। तो ये भी एक तरह का कैसा प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन। इट इज ऑल्सो, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स के पास है। इसके अलावा और भी हम लोग देखते, क्या देखते, दूसरा टाइप और भी होता है। हाँ बोलो। सारे नहीं जरूरी नहीं है। अब एक मिनट, ठीक है, एंजाइम का नाम सुने? एंजाइम किसका बना हुआ? किसका बना हुआ? एंजाइम किसका बना हुआ? कंप्लीटली हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, द ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन्स। याद है? एनसीईआरटी का लाइन है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो इसका मतलब सारे एंजाइम एक तरह काम करते हैं बॉडी में। डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग है, वो दिन कार्बोनिक एनाइड्रेज एक एंजाइम बताया, वो अलग है। लंग्स के अंदर कुछ एंजाइम्स क्या कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, वो क्या कहते हैं, ये एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, एसी। तो अलग अलग एंजाइम का मतलब ये है, मतलब सब तो एंजाइम है, सब बने प्रोटीन के, सब एक जैसा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अमाइनो एसिड से बने हुए जरूर, अमाइनो एसिड कितने हैं? जा 20। इसेंशियल और इसेंशियल ऑयल से क्या होता है बताओ कोई? आप इस जैसे हम लोग कहते हैं कि चलो अभी बात कर लेते हैं, बात क्वेश्चन है तो क्लियर होना चाहिए पहले। अमाइनो एसिड्स 20 है, ठीक है, बट 20 से ज़्यादा, बट 20 इज अ नोन केस हम लोग, उसमें फिर हम लोग सेपरेट करते हैं, सम आर इसेंशियल, सम आर नॉन इसेंशियल।
तो ये इसेंशियल नॉन एसेंशियल क्यों बोलते हैं? ये वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है? गलत होगा तो कोई बात है, बोलो। ऐसे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, बट यहाँ बात आ गई। हाँ, वर्ड तो ये कह रहा है कि इसेंशियल कोई चीज हम लोग बोलते मतलब इसकी आवश्यकताएं है, नॉन से मतलब जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही कुछ है क्या इसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है, जो मीनिंग कुछ और है, कहानी कुछ और। इसेंशियल का मतलब जरूर है कि वो अति आवश्यक या जरूरत, ज्यादा से ज्यादा इसकी नीड्स। और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? नॉन एसेंशियल का मतलब देखो, इसेंशियल्स अमाइनो एसिड उसको बोला गया है, इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। क्या करती है? हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। अगर हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है अमाइनो एसिड्स, तो उस अमाइनो एसिड को हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल्स। उसको हमको डाइट में ऐड करने की जरूरत नॉन, इसका मतलब बॉडी को जरूरत है, बॉडी को उतना ही जरूरत जितना एसेंशियल जितना नॉन एसेंशियल है। कि बॉडी मेरी खुद बना ले रही है तो टेंशन नहीं है ना। जब आपके पास खुद की फैक्ट्री है कोई चीज़ का, उस सामान का कभी खरीदने का टेंशन होगा? तो अमाइनो एसिड्स जो क्या कहते हैं कि नॉन एसेंशियल है, मतलब वो बॉडी क्या कर रही है? खुद सिंथेसाइज कर, उसको नॉन एसेंशियल बोला। इसेंशियल बॉडी नहीं बना पा रही, इनसाइड बॉडी नहीं बनेगा, तो हर हाल में हमको बाहर से खाना पड़ेगा। ये जरूरत से एकदम जरूरत हो गई ना, जो डिपेंडेंट हो गया, बाहर की डाइट्स पे डिपेंड हो गया हमारे, वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बना ही, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एसेंशियल। बाकी बॉडी को जरूरत जितना एसेंशियल का उतना नॉन एसेंशियल का भी। इसके बेसिस पे कम बेस हम नहीं आंक सकते, बेसिकली रिक्वायरमेंट की बेसिस पे अलग किया गया। जब हम अमाइनो एसिड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं या एंजाइम्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो याद करोगे इतने प्रोटीन है, देखिए सारे प्रोटीन एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो नंबर ऑफ कितने अमाइनो एसिड उसकी चैन्स में वो वेरी करता अलग। तो वैसे ही मान लो यहाँ प्रोटीन जो बना हुआ होगा, कहने का मतलब कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना, तो टनल और ये तो एक जैसा क्यों नहीं काम कर। यहाँ अलग अलग अमाइनो एसिड्स होंगे, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे, नंबर ऑफ चैन अमाइनो एसिड अलग होंगे। यहाँ डिफरेंट होगा, यहाँ नंबर ऑफ चैन अलग होंगे। ठीक है, तो इस वजह से सिंपल है ना। अब वही समझो ना, ईंट तो सब घर बनाती है, लेकिन क्या ईंट जो है वो हर घर ही बनाती है ना, लेकिन क्या सारा घर एक जैसा दिखता है? तो आप डिपेंड करते हैं कि कैसे उसको स्ट्रक्चर देते, कैसे उसको टर्निंग कराते, कितना लंबा वॉल बनाते हैं। ईंट का काम है दीवार बना, लेकिन पूरा एकदम सब चीन का दीवार तो नहीं बन जाएगा। तो क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर नंबर ऑफ ईंट्स कम नहीं कर दिया, स्ट्रक्चर्स कम। तो सेम एज अमाइनो एसिड वही है ना, अमाइनो एसिड तो यूनिट है। अब अलग अलग अमाइनो एसिड लगा, अलग अलग नंबर लग गए, तो ये बन गया, क्या बन गया? टनल बन गया। फिर इधर अलग अलग अमाइनो एसिड्स बन गए और अलग नंबर्स लग गए, तो ये क्या बन गया? हाँ, अब सेम एज अगर हम लोग बात करते हैं आगे, क्लियर होगा तुम्हारा बाबू? चलो ठीक है। अब सेम एज अगर हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हुए, तो एक और हम लोग देखते कुछ ऐसी चीजें होती है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस में, है ना। ये क्या कर रहा है कि सपोज मैं बता रहा हूं कि कोई A+B प्रोडक्ट आया और उसको कन्वर्ट करके इसने बना दिया क्या? B+C। क्या बना दिया? दिस अ कन्वर्जन। अब ये भी प्रोटीन का ही काम होता है। ये क्या है? A+B कोई सब्सटेंस आया, उसको क्या बना दिया? तो हम ये देखते, तो ये क्या क्या यहाँ पर ये जो अभी जो भी XYZ प्रोटीन है, वो क्या क्या कैटालिस्ट का काम किया, और ये करता है हमारे बॉडी में एंजाइम्स। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में कुछ कुछ एंजाइम्स है जो ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या करेगा? चीजों को बदल देगा। कोई A+B आ रहा है या नहीं, कोई एक ऐसा सब्सटेंस आ रहा है, उसको अपने नेचर से क्या करेगा? बदल देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? एंजाइम। एंजाइम चारों तरफ है, लेकिन यहां पे समझने की बात है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स है। जैसे मैं भी एसीई का नाम ही बोला ना, वो जब हम एसीई के बारे में तुम्हें पढ़ाऊंगा, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो हम लोग कहते हैं ये एंजाइम जो होता है ना, वो कहाँ निकलता है? तो लंग्स में हम लोग जाते हैं, फेफड़ा में जो ब्लड सप्लाई जा रही है, कैपिलरीज जा रहा, उस कैपिलरीज के सेल के सरफेस पे ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर में इंडोथेलियल होता है, ये सेल है, और इसके सरफेस पे ये एंजाइम मिलता है। और वो काम क्या करता है? इधर से आता है एंजियोटेंसिनोजन 2, और ये इससे टच हुआ, बदल देता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1 आता है और टच होता था एंजियोटेंसिनोजन 2 में बदल देता। तो मतलब प्रोडक्ट कुछ और आया, कुछ और है, बदल दिया, इसके सरफेस पे एक एंजाइम था, तो वहां आता
है ना, AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो किस तरह वर्क कर रहा है, कन्वर्टिंग एज ए एंजाइम वर्क करता है। क्या करता है? एज ए एंजाइम से वर्क करता है। उसके अलावा और भी हम लोग देखते हैं, है ना, एक और आता है लिंकर्स प्रोटीन्स। क्या आते हैं? लिंकर्स प्रोटीन। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ चाहिए, मान लो ये स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर ये पूरा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के कंप्लीटली। यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर किया, बाहर होल्ड किया, इधर कोई स्ट्रक्चर किया, इधर होल्ड किया, इधर खोली। अब हम लोग सब पढ़ते है ना कि अब सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन का पहला काम एक चीज और भी की, किसी भी स्ट्रक्चर उस सेल का शेप को मेंटेन रखती है। क्या करता है? उसके शेप को मेंटेन करके रखती है। तो वैसे कुछ ऐसे देखते कि प्रोटीन एक क्रॉस होता और इससे कुछ फिलामेंट निकल गया, सेल के बाहर अटैच है, सेल के अंदर अटैच है, तो ये सेल को स्ट्रेंथ देता है। क्या करता है? जिसको बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? लिंकर प्रोटीन। ये सिर्फ इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन है क्योंकि ये अक्रॉस द क्या है? सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके अलावा और भी अलग टाइप हम देखते हैं प्रोटीन देखने को मिलता है। ये मान लो किधर, हाँ इधर, कि ऐसा कुछ रिसेप्टर्स है और ये ऐसे ऐसे 3 4 7 5 रिसेप्टर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे टाइम पे हम दें कि कोई सब्सटेंस आएगा, XYZ कोई भी सब्सटेंस आएगा और इसके साथ क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा। लेकिन ये अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ये बाइंड करेगा, जैसे एक सिग्नल भेजेगा अंदर। क्या भेजेगा? अंदर सिग्नल भेजेगा और इसके सिग्नल के इफेक्ट्स आएगा। क्या आएगा? सिग्नल भेजेगा। सिग्नल, वो सिग्नल काम करे। जैसे सिंपल सोचो कि तुम्हारे घर के अंदर तुम बैठे हो, कोई तो एक टाइम पे तुम मान लो तुम हॉल में बैठे हो, तुम्हारे घर के कोई आदमी गेस्ट रूम में बैठा हो, कोई आदमी लिविंग रूम में बैठा हो, कोई बेडरूम में हो, और कोई आदमी बाहर से आया और आपके घर के डोर बजा रहा है एट दैट टाइम। आपके डोर बजाने से क्या सबके सब जहाँ बैठे वहीं बैठे रहते हो? मूवमेंट आता है ना कोई वहां से अपनी जगह छोड़ता है, फिर अंदर में चेंजेस आना स्टार्ट, रूम घर के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होगा। गेट तक गया, ओपन किया, वो ओपन वाली बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बट ये बताना चाह रहे हैं कि उस डोर बेल की वजह से इनसाइड ऑफ घर के अंदर में क्या आने लगता है? मूवमेंट शुरू होने लगता है ना। ये कोई बोलने लगा देखो कौन है, कोई उठ के जाने लगे हाँ देखते हैं कौन है, तो मतलब सबका मूवमेंट होने लगा। सेम एज कुछ ऐसे भी सब्सटेंस जैसे इंसुलिन, नाम सुने इंसुलिन का? सब सुने होंगे। इंसुलिन कभी सेल के अंदर नहीं जाता है, कभी सेल के अंदर नहीं जाता। वो क्या करा? अपने यहाँ पर बाइंड किया, और इंसुलिन में थोड़ा और चेंजेस है, मैं बताऊँ कुछ अलग भी देखने को मिलता है। इंसुलिन बाइंड किया और इसको बोलते 7 तो वो जो ये इस तरह के जो प्रोटीन है उसको हम लोग बेसिकली रिसेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसेप्टर। क्या बोले? कलर चेंज कर दिया है, रिसेप्टर है ना। इसको क्या बोले? क्योंकि इन्होंने रिसीव किया और सिग्नल्स को अंदर भेज रहे। यहाँ पे चीजों को अंदर लेके नहीं जाएगा, ये कहाँ लेके जाएगा? सिग्नल्स को लेकर के जाएगा। तो इस तरह क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के प्रोटीन आते। और फिर पेरिफेरल में बहुत ज्यादा नहीं है, पेरिफेरल में सिर्फ इतना याद रखना, पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ याद रखना कि अटैच हो सकता है वो कहाँ पर? इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। इन सम टाइम मैं बता दे रहा हूँ, कभी कभी ये भी हम देखते हैं कि ये किसी इंटीग्रल प्रोटीन के साथ भी अटैच हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये प्रोटीन, अब जैसे यहाँ पे मैं बताया कि ये S7 पास है, तो ये मान लो एक और प्रोटीन अंदर से एक नया प्रोटीन आकर के, है ना, मान लो अंदर से एक नया प्रोटीन आकर के यहां पर ऐड हो जाए, ये ऐड हो जाए इसके पास, तो ये किसके साथ ऐड है? ये इंटीग्रल के साथ ऐड है, बट यहां पर ये क्या कहलाएगा? पेरिफेरल ही कहलाएगा। तो पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी होता है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में भी होता है और इंटीग्रल्स के साथ भी अटैच होता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन्स की भी प्रोटीन्स की भी कहानी ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हो चुकी। अगली क्लास में और कंटिन्यू करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है।